तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और लगातार से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जब से आईबीपीएस ने अपने आरआरबी के पेपर में सेक्शनल टाइमिंग का इंप्लीमेंटेशन लागू कर दिया है तब से सारे मॉक्स में सेक्शनल टाइमिंग के साथ ही आने लगे हैं मॉक्स, जहां पे 25 मिनट्स हमारे रीजनिंग को है और 20 मिनट्स हमारे क्वांट के हैं। और इस टाइप के जब मॉक्स में लगा रहा हूं तो मेरे पास्ट में जब 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम हुआ करता था, मेरे जो अटेम्प्ट्स हो रहे थे, जो स्कोर्स हो रहे थे, उसमें एक हेवी ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक मेजर मास उससे जूझ रहा है और ये इनएविटेबल भी है। शायद अगर मैं भी आपके जगह एक एस्पिरेंट के तौर पे एग्जाम देता, मैं कितना भी नॉलेजेस क्यों ना हो, कोई चीज जब लागू होता है तो उसका इंपैक्ट सबके ऊपर पड़ता है और हमें वहां से एक रणनीति में हल्का सा बदलाव करके आगे बढ़ना होता है, जैसे कि उस इंपैक्ट को हम ओवरकम कर पाए और अपने इस पेपर में अपना बेस्ट देके अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर पाए। हालांकि एक महीने से पहले जब से हमें यह मालूम पड़ा था कि ऐसे नोटिफिकेशन में चेंजेस इस बार देखने के लिए मिले हैं कि आरआरबी अपने सेक्शनल टाइमिंग में चेंजेस कर सकता है, तो वहां उसी टाइम पे ही मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया था 2025 का। जितने लोगों ने लगभग 1 लाख एस्पिरेंट ने उस वीडियो को देखा था, तो जिसने उस टाइम पे मुझे अपना मेंटर मान के कि हाँ ये बंदे को मैं ट्रस्ट कर सकता हूं और इसको एक बार लगा के, मैंने वो ये नहीं कहा था कि आप इसको लगाओ, मैंने आपसे कहा था इसको 2-3 बार ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगे, इससे आपके स्कोर्स एनहांस हो तो इसके साथ स्टिक कीजिएगा। और अगर आपने उसके साथ उसी टाइम से स्टिक किया होता तो आपके पास 1 महीने का भी लीड होता और आप इतना पछताते नहीं। क्यों? क्योंकि उस रूल के हिसाब से किसी सेक्शन में 20 से अधिक मिनट का टाइम ही नहीं था। 20 का मतलब वही था कि हम 20 मिनट्स क्वांट को, 20 मिनट्स रीजनिंग को देने के बाद बाकी का 5 मिनट्स हम अपने हिसाब से अलॉट करेंगे कि कहां पे मैंने कम अटेम्प्ट्स किए या कौन सा शिफ्ट मेरा इजी आ रहा है इस बार या कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है। वही 5 मिनट्स था जिससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने वैसे नहीं किया और क्वांट को अगर आप आए दिन हमेशा स्टार्टिंग से 25 दे रहे थे तो अभी तो आपके मार्क्स ड्रॉप डाउन होना स्वाभाविक ही था। बट स्टिल कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी के हिसाब से हमें अपने रणनीति में क्या चेंज करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब वही होता है रणनीति, जो कि वक्त के साथ बदलना होता है, माहौल के साथ बदलना होता है। और अभी के माहौल के हिसाब से एक लेटेस्ट टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली गारंटी अगर आप अपने आने वाले जितने भी मॉक्स है उस पर अप्लाई करोगे तो रियल एग्जामिनेशन में आपके स्कोर्स बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सेक्शनल टाइमिंग और उसके इंपैक्ट, हम सभी को हमेशा नेगेटिव ज्यादा दिखता है, पॉजिटिव कम दिखते हैं। बट आपके इसके इंपैक्ट में नेगेटिव तो हुआ है, जैसे कि बहुत से बच्चे उस 45 मिनट्स के कंपोजिट टाइम को अपने स्ट्रेंथ, अपने कन्वीनियंस, अपने सुइटेबिलिटी के हिसाब से डेडिकेटेडली अलॉट करते थे, जिससे उनको अपने मैक्सिमम स्कोर्स तक पहुंचने के लिए हेल्प मिल रहा था। अब जब पेपर ने ही 20 और 25 के पार्टीशंस लगा दिए कि रीजनिंग में आपके 25 मिनट्स होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 हो गया 20 मिनट्स होंगे, तो वहां पे आपका ये प्रॉब्लम हो गया कि सर जब आप अटेम्प्ट्स करने जाते हो तो आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप देखो तो पिछले साल, इसीलिए हम पेपर का एनालिसिस, पेपर का सेल्फ गिवन एनालिसिस रिव्यू भी करते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से देखा होगा, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको एक चीज देखने के लिए मिला होगा कि रीजनिंग का जो पेपर है लास्ट साल वो थोड़ा हायर साइड में था क्वांट का। कितने लोग एग्री करेंगे? जो लोग रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स को ये छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। फ्रेशर को वो चीज जानते वक्त लेट हो जाता है, बट स्टिल हम मेंटर्स आपको ये हर टाइम पे आगाह करते रहते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, जैसे कि आपको एक साल देना ना पड़े इसमें। तो पिछला साल, उससे पहले साल की अगर हम बात करें तो हमेशा क्वांट थोड़ा टफर साइड में रहता है, बट लास्ट ईयर पर्टिकुलरली मेजॉरिटी शिफ्ट में रीजनिंग ने अपना गेम खेला था। शायद इस बार भी वही देखने के लिए मिल सकता है, इसी वजह से रीजनिंग को उन्होंने ज्यादा टाइम दिया हो सकता है। देखो, दीज आर पॉसिबिलिटीज, दीज आर जस्ट अजम्पशन, इसीलिए यहां पे उन्होंने 20 मिनट्स दिया, 25 मिनट्स दिया और यहां पे इनको 20 मिनट्स। तो जितने बच्चे क्वांट से डरते हैं, मेरे ख्याल से इस चीज को आप थोड़ा अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखो तो हो सकता है इस बार पेपर का लेवल उसी इर्द गिर्द या फिर थोड़ा कम हो सके। जैसे कि हर बार आपका पेपर का लेवल बढ़ता है, बढ़ने के चांसेस इस बार थोड़े कम है प्रीवियस ईयर, या फिर उससे डाउनग्रेड, डिग्रेड हो सकता है लेवल। दूसरा चीज, और आपके पास अगर हम बात करें सेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आपके पास 25 मिनट्स और 20 मिनट्स ऐसे पार्टीशन होते हैं तो वो क्वांट में बौखला जाते हैं और 20 मिनट में जो उनके सामने आया क्वेश्चन उसको धार करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे गलती क्या होता है, आप अगर अपना स्टार्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन या एरिथमेटिक से कर दोगे और अगर इन केस आप फंस जाओगे उस क्वेश्चन में, तो आपके 2 से 3 मिनट जब चले जाएंगे, सबसे पहले तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्वांट आपका सेकंड सेक्शन में हो, क्योंकि उसने जो आपका इंफॉर्मेशन हैंडआउट जो निकाला है उसमें आपका रीजनिंग को पहले 25 मिनट्स लिखा फिर क्वांट लिखा है।
तो मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि पहले 25 मिनट आपका रीजनिंग हो, फिर 20 मिनट आपके क्वांट हो। वो तो पेपर के दिन और डिटेल में पता चलेगा। तो पहले 25 मिनट आपके जा चुके हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्वांट के लिए सिर्फ 20 ही मिनट है। ऊपर से आपने पकड़ लिया अरिथमेटिक या डीआई वाला कोई चीज। कल तक बात अलग था जब सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, बट अब तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं, अब अगर आप स्टार्टिंग अरिथमेटिक या डीआई से कर लोगे और फंस जाओगे, और अगर एक मेजर टाइम में माइनर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आप बिना फंसे भी जा रहे हो, अरिथमेटिक आर टाइम कंज्यूमिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आर टाइम कंज्यूमिंग, तो 10 मिनट में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 15 क्वेश्चन कर लो अरिथमेटिक और डीआई के। इतना तो आसान नहीं आएगा पेपर, आपको भी पता है। तो 10 मिनट में जब आप 10 नंबर के ऊपर नहीं गए होंगे तो वो आपको डिप्रेस कर देगा, यार 10 मिनट में 10 मिनट, अगले 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट 20 क्वेश्चन, ऐसा क्या होगा। तो वो चीज को वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसीलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि इन पेपरों में सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा। स्पीड मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आता है, मिसिंग नंबर सीरीज आता है। ऐसा रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आता है क्या? मेरे लिए आता है। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे जिनका नंबर सीरीज के साथ बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बॉन्डिंग जम चुका है, उनके लिए तो रॉन्ग नंबर सीरीज आप पहले कर लो। बट देयर आर सम स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर से हमारे सामने होंगे जिनका रॉन्ग नंबर सीरीज आप आए दिन मैसेज करते रहते हो कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज में अटक जाता हूं। तो अभी 5 दिन में तो आपके अटकने से मैं बाहर आपको निकाल नहीं सकता, फिर भी कोशिश एक रहेगी कि एक मंडे के दिन मैराथन लेके ऑल इंपॉर्टेंट टाइप्स के रॉन्ग नंबर सीरीज आपको करवा दूं, वो बात अलग है। बट अगर आपका ये फियर है तो वो हमेशा रहेगा ही, 5 दिन में वो फियर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए उसी चीज को ध्यान रखते हुए रॉन्ग नंबर सीरीज को हमने थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट किया है। तो आपको इन तीनों में जो पहले दिखे उनको अगर आप पहले करोगे तो एडवांटेज क्या रहेगा, ये 3 सेक्शन में से अगर आपको आपके पीओ पेपर में मिनिमम 12 मार्क के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले, तो वो 12 क्वेश्चन होने के लिए आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो यहां पे जब आप 5-6 मिनट में 12 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि यार अभी जितना टाइम है उसका 3 गुना टाइम, 14-15 मिनट और भी बचता है ना, 3 गुना समय और है, मैंने 12 क्वेश्चन कर लिया है, मेरे पास तो और बचे हुए 36 क्वेश्चन भी नहीं है। तो वो आपका जो ऑप्टिमिज्म, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद मेन खेल स्टार्ट हो गया अरिथमेटिक है, बट ये माइंड है, उसको आप ही को कंट्रोल करना है दोस्तों। तो वही चीज है, वो फेक पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, माहौल आपका प्रेशर का नहीं रहेगा, प्रेशर रिलीज हो गया होगा। लेकिन रिवर्स केस मैंने बता दिया, अरिथमेटिक डीआई में जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर नहीं ज्यादा हो पाए या कहीं स्टक हो गए तो चांसेस आपके वहां पे ही प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ओवरऑल पेपर में कम हो जाएंगे। तो ये मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा। दूसरा, ये जो डीआई और अरिथमेटिक दिख रहा है, ये सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज हो तो मैं आपको कहूंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो इजी सेट आपको मिले उसको कवर अप कर लीजिएगा पहले, क्योंकि आपके पेपर में मिनिमम 2 सेट के तो डीआई मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें से एक सेट इजी रहेगा, एक सेट आपका मॉडरेट से टफ रहेगा। और अगर इनकेस 3 डीआई आ गए, इनकेस कोई सेट, तो वहां पे एक इजी, एक मॉडरेट, एक टफ। तो टफ को तो हमें हमेशा छोड़ना है, तीसरा डीआई तो कभी करना ही नहीं है। अगर 2 डीआई आए तो पहले आपको इजी डीआई को पिक कर देना है, वो यहां पे करना है। और उसके बाद कुछ इजी अरिथमेटिक टॉपिक्स जिनको आपको लग रहा है कि आप बना लोगे, जो डुएबल है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। हर पेपर में हर अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेंथ बड़ा नहीं होता या लेंथी या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आधे आधे करके कुछ इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो इजी क्वेश्चंस अरिथमेटिक के जो आपको लग रहा है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो उनको पिकअप करके कीजिएगा। बट अगर आप एवव एवरेज स्टूडेंट है, जैसे कि मैं खुद को मानता हूं क्वांट में मैं एवव एवरेज हूं, तो मैं पहले अरिथमेटिक, जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट, जो लाइव मॉक टेस्ट आपको देके दिखाता हूं ना, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा, वहां 20 मिनट में कैसे मैंने 32+ का स्कोर किया हुआ है लाइव रैंडम मॉक टेस्ट में, उस अप्रोच को एक बार देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि अरिथमेटिक को पहले जाने से एडवांटेज क्या होता है, एक बार देखिएगा जरूर। तो आप इस सेक्शन को पहले आ सकते हो अरिथमेटिक, और उसके बाद इजी वाले डीआई को जा सकते हो, और थोड़े अरिथमेटिक थोड़े डीआई करने के बाद अब वापस से आप अपने रॉन्ग नंबर सीरीज जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने वहां नहीं किया यहां किया है। मतलब 2 प्रकार के स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूं, एवरेज और आपके एवव एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, ऐसा तो शब्द अच्छा नहीं लगेगा सब, एवरेज और एवव एवरेज। एवव एवरेज वाले रॉन्ग नंबर सीरीज को ऊपर स्पीड मैथ्स के सेक्शन में कर सकते हैं, और एवरेज वाले स्टूडेंट रॉन्ग नंबर सीरीज को इन दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद कर सकते हैं। एवव एवरेज स्टूडेंट पहले अरिथमेटिक फिर इजी डीआई, एवरेज स्टूडेंट उल्टा। ध्यान से सुन रहे हो? इतना होने के बाद चांसेस बहुत कम है। पहले क्या हो रहा था, कंपोजिट टाइम था तो आपके पास समय बच रहे थे। अगर इसके बाद आपके पास समय बचे तो रिपीट मतलब लूप में अगर आप एवव एवरेज हो तो अरिथमेटिक के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उसके बाद डीआई का आप देख लेना। अगर आपका डीआई जो सेकंड वाला है वो अगर कंफर्ट जोन में है तो उसको रगड़ लीजिएगा, और अगर वो लगे कि नहीं नॉट योर कप ऑफ टी, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा लेंदी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो घुसना मत, क्योंकि डीआई में घुसते ही आपको मन करता है सारे क्वेश्चंस करने का। वो मैच्योरिटी जो अटेंड कर देता है अलग है कि 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज रेशियो वाले चक्के निकल जाता हूं, वैसा अगर आप में मैच्योरिटी है जो कि एवव एवरेज स्टूडेंट वाले में होता है, वो
कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरेज हो तो घुसना ज्यादा मेरे ख्याल से प्रेफरेबल नहीं है। आप डीआई को साइड करके आप अपने बाकी के एरिथमेटिक पे जो आपका इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको कर सकते हो। और इससे हमें मिनिमम एक टारगेट के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर्स अटेन हो सकता है। अगर हम बात करें आने वाले मॉक्स में, इसको थोड़ा लगा के देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ, कोई मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। रीजनिंग में सिंपल, जैसे यहां पे पहले स्पीड मैथ, वहां पहले स्पीड रीजनिंग करना होता है। स्पीड रीजनिंग में ये चारों सेक्शन है आपके, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग और आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज। इन चारों में जो आपको दिखे पहले उनको कर लीजिएगा। अगेन रीजन वही है, आप स्टार्टिंग किसी पजल्स और अरेंजमेंट से कर दिए और इनकेस आप स्टक होकर रह गए, इनकेस, तो घड़ी का कांटा तो रुकेगा नहीं आपके लिए ना, तो आपका एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर को रिलीज करना इंपॉसिबल हो जाता है अगर आप उस एनवायरनमेंट हो जहां पे बच्चे खाली धार 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 आपके चारों तरफ खाली एस्पिरेंट ही एस्पिरेंट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ बातों में अच्छा लगता है कि मैं ना बहुत बढ़िया कर देता हूं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उस प्रेशर को रिलीज उस 45 मिनट के अंदर में बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो ना, T20 ओडीआई वही होता है डिफरेंस। T20 में अगर स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा तो संभालना मुश्किल हो जाता है। ओडीआई में एक लॉन्ग टर्म है, तो आप अगर विकेट बचा बचा के खेलोगे तो चलेगा। ये ओडीआई नहीं है, T20 है। एक बार प्रेशर हो गया मतलब हो गया। तो इसीलिए आप जब इसको स्टार्टिंग करोगे तो आपके पास बेनिफिट क्या रहेगा, हम कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट किए, प्रेशर रिलीज, उसके बाद आप ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, और उसके बाद पजल्स आओगे। तो आपके पास अगर लास्ट को कोई छूटेगा तो वो पजल ही छूटना चाहिए। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा मिसलेनियस छूट जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों सर, आपने तो हायरार्की में सबसे लास्ट में रखा है इसको। मैंने इसको इसलिए लास्ट में रखा है, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका अगर कोई टाइम बाउंड सिचुएशन में आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर आप सेकंड केस में रीजनिंग कर रहे थे पहले भी और अभी भी अगर आप सेक्शनल टाइमिंग के साथ कर रहे हो, तो लास्ट में क्या होता है, रीजनिंग में कभी कभार 1.5 मिनट से 2 मिनट बच जाते हैं और आपके पास एक पजल रह जाता है। एग्री करोगे? तो उस केस में क्या होता है ना, आप वो जो 1.5 से 2 मिनट हो सकते हैं, चांसेस है वो पजल बन भी जाए, बट आपका मन ही हार जाता है कि नहीं यार नहीं होगा। और एक बार आपका मन गिव अप कर दिया, वो कंट्रोल से बाहर गया और आप उसको वापस बुल बैक नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे ऐसा नौबत ना आए, इसीलिए हम बचा के रखते हैं मिसलेनियस, क्योंकि लास्ट में पजल ही इकलौता छूट जाता है, इकलौता, और कोई नहीं रहता। तो वैसा सिचुएशन ही ना अराइज हो, इसलिए हम अपने मिसलेनियस जो सिंगल क्वेश्चंस, जैसे कि आपके सिंगल लाइन के ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन हो, या फिर आपके वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग का क्वेश्चन हो, नंबर्स आपके इवन नंबर +1, ऑड नंबर -1, इस तरीके के ऐसे वाले क्वेश्चन सिंगल को अगर आप रखोगे तो लास्ट में अगर 1.5-2 मिनट में 3-4 रह गए तो एक आध स्किप हो सकता है, वो भी चांसेस है, बट 2 तो होगा ना। तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं खुद इस चीज को स्ट्रैटेजी में अपनाता हूं और आपको भी ये चीज कहा। और ऐसे अगर आप जाओगे तो आपके रीजनिंग में बेस्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब बेस्ट अटेम्प्ट के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, बट वो नंबर आपको सोचना नहीं है। क्यों? ये थोड़ा मैं आपके आगे बात कर लेता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले थिंग्स टू कीप इन माइंड, जो चीजें आपको माइंड में रखने हैं इस पेपर को देते वक्त, अभी आप आने वाले जो मॉक्स देंगे इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बी रियल एंड नेचुरल, आपको रियल और नेचुरल रहना है। सर रियल और नेचुरल से आपका क्या मतलब है? हर बार क्या होता है जब एग्जामिनेशन होता है या मॉक्स बहुत एग्जाम बहुत नजदीक आ जाता है, तो हम मॉक्स में अपने मार्क्स को एब्रप्टली अचानक से बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर जा पाए, और वो बूमरैंग हो जाता है, वहीं पे ही हम मैच हार जाते हैं। हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन को रीडिंग रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। मतलब हमारा रीडिंग रेट ऐसा होता है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसा आपका नेचुरल रीडिंग होता है। और नॉर्मल मॉक्स में जब एग्जाम पास आता है तो आप बूस्ट करने के लिए स्कोर, आपको लगता है मैं रीडिंग रेट बढ़ा दूंगा तो बूस्ट हो जाएगा, ए सिटिंग थर्ड, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाए थर्ड टू द क्या है, तो वो सुनेगा थर्ड टू द राइट ऑफ बी तो ही तो लिखेगा थर्ड टू द राइट ऑफ बी। आपका नर्वस सिस्टम कनेक्ट है, न्यूरॉन पढ़े हो ना स्कूल में। तो आप अगर दिमाग तक ही वो चीज को प्रोसेस करने नहीं गए, आधे से खा गए, तो हाथ क्या लिखेगा, खाक लिखेगा। तो अपना स्पीड रीडिंग रेट को अब्रप्टली इंक्रीज मत कीजिए, नेचुरल रहिए। और दूसरा, आप बेस्ट अप्रोच के तलाश में ना रहिए। जब रियल एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आता है तो आपको लगता है कि मैं ऐसे कर दूंगा मेथड में, मैं वैसा मेथड लगा दूंगा, मैं वो मेथड लगा दूंगा, बिना इक्वेशन के कर दूंगा। ये सोच के आपका प्रॉब्लम हो जाता है। आपको क्या कहा, नेचुरल रहना है। तो आपको अपना बेस्ट अप्रोच सोचना नहीं होता, बेस्ट अप्रोच होता है हमेशा अटैक करना। मतलब आप एक क्वेश्चन को पढ़े, आप अटैक स्टार्ट कर दो। अगर आपसे बनने लायक होगा वो अपने आप समय के साथ आपके नेचुरल प्रोसेस के साथ बन जाएगा, और अगर नहीं बनना होगा वो नहीं बनेगा। आप सोच सोच के उसके खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आपका कभी कभार ट्रेडिशनल मेथड भी रियल एग्जामिनेशन में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके ज्यादा स्कोर्स आते हैं, rather than going for some other methods। क्योंकि जो आपको ये दिमाग में अभी लग रहा होगा तो फिर सर आप इतना मेथड सिखाए क्यों,
हम इतना मेथड सीखे क्यों? हम इतने मेथड्स आपको इसलिए सिखाए और आप इतने मेथड्स इसलिए सीखे ताकि जब आप मॉक्स के एनालिसिस करोगे तो इन चीजों को लगाओगे और इतना अपने अंदर समाओगे कि वो अपने नेचुरल में ही आ जाएगा। जो मैंने आपसे कहा ना, नेचुरल वो है जो अटैक करने के वक्त आता है, तो आप उसको मॉक देने के बाद एनालिसिस में ही इतने प्रैक्टिस में लाओगे कि एक दिन आपका नेचुरली वो हो जाएगा। आपने मुझसे डाउट क्लियरिंग क्लास किए होंगे, मैं हर हफ्ते डाउट क्लियरिंग क्लास करता हूं। मैं जो भी क्वेश्चन आपके तौर से डाउट आता है मैं उसी टेक्निक से करता हूं जो टेक्निक आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो मेरा नेचुरली आ चुका है। मैं ऐसा नहीं कि हाथी के खाने के अलग दिखाने के अलग कि मैं आपको पढ़ाता एक मेथड करता ना, आप देखिए कि मैं एक ही मेथड फॉलो करता हूं, तो वो आप में इनकलकेट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और वो आपके नेचुरली आता है। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं कभी सोचता नहीं हूं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देते हो डाउट्स, मैं सीधा सॉल्व करता हूं। लाइव मॉक टेस्ट देखा है आपने, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। जो नहीं आता नहीं आता छोड़ देता हूं, आपने भी देखा होगा। तो वही चीज कीजिए, आप उसके बेस्ट मेथड के पास जाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, जो कि इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है कि डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ोगे तो समय में, सवाल में समय नहीं वेस्ट करना होता है। आया तो किए, नहीं आया तो नहीं किए, छोड़ दिया, आगे बढ़े। बहुत बार हम क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं, वो ईगो हंटिंग वहां नहीं करना, वो आपको काफी ज्यादा लॉस देता है। एक लास्ट चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या? डू नॉट गो आफ्टर नंबर्स। हम घर से प्री डिटरमाइंड नंबर्स लेके जाते हैं या फिर मॉक देने से पहले ही हमारे दिमाग में नंबर्स रहते हैं। सर आपने भी तो थंबनेल में लिखा है कि हाउ टू अटेम्प्ट 60+, तो आप भी तो नंबर ही दे रहे हो ना। मैंने कहा बात तो सही है, बट मैं नंबर नहीं दे रहा। मैंने आपसे कहा कि इन चीजों को माइंड में रखोगे और ऐसे सीक्वेंस को अप्लाई करोगे तो अपने आप 60+ आ जाएगा। आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अगर 60+ एग्जामिनर चाहे तो ही आएगा। बाकी तुम स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर दो, मैं खुद पेपर दूं तो भी 60+ ना आए कभी कभार। कैसे? आपका पेपर का लेवल अगर बहुत हाई है तो आप क्या, मैं क्या, कोई भी एग्जामिनर खुद उसको 45 मिनट्स में 60+ नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंडीशन फेवरेबल रहे, पेपर चाहता है कि आप 60+ ला सकते हो, तो दीज आर द आइडियल कंडीशंस व्हिच यू नीड टू फॉलो टू स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द पेपर। एंड वो 60+ आराम से हो सकता है अगर पास्ट के जितने भी साल, 7 साल जब से मैं पेपर दे रहा हूं, अगर उसी लेवल के इर्द गिर्द पेपर घुमा। अगर पेपर का लेवल उसने 7 गुना बढ़ा दिया तो मार्क जैसे आपका 7 गुना कम होगा, तो 60/7 कट नहीं रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली आपको इसका 8 आपका समथिंग कह सकता हूं। 60/7 8 पॉइंट समथिंग, उतने भी मार्क्स आ सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि नंबर्स अपने आप आएंगे। हर बार क्या होता है, हम जब नंबर्स लेके दिमाग में कोई मॉक देते हैं तो उसके 2 प्रभाव होते हैं। मैंने 60 सोचा, आप 65 पार हो चुके हो और अभी 5 मिनट बचा है। पता है इस 5 मिनट में और 5 क्वेश्चन हो जाता, बट सोच सोच के अरे सर्वशक्तिशाली 65+ हो गया मेरा। उससे क्या होता है, आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है दोस्त। और आप 5 मिनट में जो 5 क्वेश्चन करना चाहिए वो 2-3 क्वेश्चन करके 67 68 में हैप्पी हो जाते हो, बट वो हैप्पीनेस सच नहीं है। आप और स्कोर कर पाते, बस आपके दिमाग में एक प्री डिटरमाइंड नंबर था, वो अटेन हो गया और आपका दिमाग वहीं से ड्रॉप डाउन हो गया। एंड उल्टा भी हो सकता है, आपने 65+ का आंकड़ा लिया होगा, 50+ आए होंगे, तब से 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में आपके पेपर में खाली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन गद है और कुछ नहीं है क्या? और बाकी के 10 मिनट में 15 मार्क नहीं आ पाते। बट प्रॉब्लम वही कि 65 करना है, 50 हो गया, 50 हो गया। तो जब जब आप नंबर्स के साथ कंपैरिजन करना चालू कर दोगे बीच पेपर में, तब तक आप फंसोगे। अगर एग्जामिनर चाहे तो वो सबको 50 के अंदर ही रोकेगा, मुझे भी। तो नंबर्स, आप अगर डिजर्विंग हो, यू विल डेफिनेटली अटेन दैट नंबर। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू आर नॉट डिजर्विंग, जितना सोचो नंबर नहीं आएगा। तो सिंपल बात, सारा चीज अपने में है, सोचने से कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर बस कि मैं कर लूंगा। आप सोच सोच के अपना टाइम और आपका एनर्जी, एफर्ट्स, एफिशिएंसी सब वेस्ट करते हो। तो नंबर्स के पीछे बच जाओ। बस जो जो मैं कह रहा हूं उनका अगर आप ध्यान रखोगे, कभी राइट साइड पैलेट में ज्यादा देखोगे नहीं, तो आपके स्कोर्स यूं बूस्ट होंगे। पेपर के टाइम यही प्रॉब्लम होता है, बार बार नंबर देखते हो, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना टाइम बचा, कितना टाइम। थोड़ा थोड़ा देखो ना, एक आध बार, 3 बार पेपर में देख लिया, 4 बार देख लिया, अब हर क्वेश्चन के बाद देखते हो, लॉस तो होगा ही है। थिंग्स टू अवॉइड, लॉजिकल प्रॉब्लम्स विथ न्यू लैंग्वेज। कभी कभार कोई कोई सवाल आपको कंप्लीटली फ्रेश न्यू लगेगा, एक बार पढ़िएगा, इंस्टेंट क्लिक किया तो बात अलग है। अगर इंस्टेंट लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे प्रोसेसर में कहीं है ही नहीं, सीधा उसको या तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर उस चैप्टर या उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक के साथ आप फेमिलियर हो तो, अगर टॉपिक के साथ भी फेमिलियर नहीं हो, स्किप तुरंत। बोला ना, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन ए क्वेश्चन, विष्णु। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नए नए लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन फंसाने आएंगे, बट थोड़ा पढ़ के कीजिएगा। और बच्चे इससे एक और सीख ले लेते हैं कि सर तो फिर क्वेश्चन स्किप करना है ना, बड़ा क्वेश्चन देखा स्किप कर दिया सर, गलत। कभी कभार बड़े क्वेश्चन में हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। तो क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। आपको अगर सच में प्रैक्टिस की हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन किस दिशा की ओर जा रहा है।
और थोड़ा काम और पेशेंस रहिएगा। हम पेपर में क्या चाहते हैं, हम पेपर में ये चाहते हैं कि हम अपना पूरा का पूरा आइडियल टाइम परफेक्ट जगह स्पेंड करें। एग्री करोगे कि मैं 1 मिनट दे रहा हूं मतलब ये 1 मिनट में क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होता। कहीं 30 सेकंड का लॉस होता है। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आगे चलना होता है। ये मैंने लाइव मॉक टेस्ट के दौरान आपको दिखाया था। और कभी कभार आप एक क्वेश्चन में घुसे हो, 1 मिनट लगेगा सोचे, और क्वेश्चन तो अरे यार ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो 5% है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। या देखे हो ना, ऊपर अदला बदली होता रहता है। या तो उस टाइप का आप ओवर थिंकिंग ना करें चीजों को। तो कोई कोई सवाल आपसे ज्यादा टाइम लेगा, कोई कोई सवाल कम टाइम लेगा, बैलेंस आउट होता रहेगा ये चीज। तो आपको यहां पे नहीं सोचना है कि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है तो ये बहुत टफ होगा, ये लेंथ छोटा है तो ये फंसते हो, छोटे छोटे लेंथ वाले क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो और होता ही नहीं, हिलता ही नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ आपका प्रैक्टिस जो है वो बैकअप से आपको हेल्प करेगा कि आपसे चीजें बनने चाहिए या नहीं। तो इन सारे बातों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो मैं ये गारंटी देता हूं आपके पेपर्स में स्कोर बहुत बढ़ेंगे। एक बार मॉक दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। 5 मॉक का आप टारगेट लीजिए अभी से। इस वीडियो के बाद आप कम से कम 5 मॉक तो मिनिमम पेपर से पहले दोगे। मुझे इन 5 स्कोर में से हर दिन जो मॉक दोगे उसमें स्कोर बताते रहिएगा, ताकि आपका भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता रहे कि आपके स्कोर्स बढ़ रहे हैं या सेम रह रहे हैं, कंसिस्टेंट, या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी चेंज कीजिएगा। तो आपको यही करना है। बाकी आपके लिए तो हम अपना जान दे ही रहे हैं। 3 मैराथन अभी तक मैंने ले चुका हूं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का, क्वाड्रेटिक का और नंबर सीरीज का। कल मॉर्निंग 10 AM पे आपका यूट्यूब पे ही अरिथमेटिक का मैराथन है, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक क्वेश्चन। जरूर से आइएगा, उनमें से हुबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इतना मेरा यानी कौशिक मोहंती का आप सभी से वादा है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम तो आपके साथ हैं रेडी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर। अपने सेशन को लाइक करने के साथ, शेयर करने के साथ कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपके ऐसे मॉक्स में अप्लाई करने पे चीजें हो रही हैं कि नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू।